चलिए बेटा, अब आज हम आप लोगों को आज ये मेरा जो है थर्ड फोर्थ वीडियो होगा आई थिंक, बायो क्लास 9th का, है ना। इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि कोशिका किससे बनी होती है ना, कि किससे कोशिका बनी होती है, जिसमें मैंने बताया था आपको प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कोशिका द्रव्य। ठीक है, अभी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, अभी मैं बताऊँगी आपको इसके बारे में। अब इसी कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका झिल्ली, ये जो होती है, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कैसे होती है। ये प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। ठीक है, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। कोशिका झिल्ली का प्लाज्मा झिल्ली क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्लेमा कहते हैं, है ना। यह जंतु कोशिका व पादप कोशिकाएं दोनों में पाई जाती है। मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, हाँ एक बात मैं और आपको बता दूँ, इसमें कुछ सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है, तो जो ऊपर कलर्ड में है ये आपको नहीं बनाना है। जो नीचे डायग्राम बना है ना, ये इजी है। और सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम यही सब बनाते हैं, यही हम लोग भी बनाते हैं। ठीक है, इसको आपको बनाना होगा सेल मेम्ब्रेन में, है ना। और देखिए प्लाज्मा झिल्ली, ये मैंने नहीं बताया था, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। ठीक है, क्या होते हैं कार्य, देखिए यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है ना। क्या करती है, जो कोशिका के अंदर व बाहर अणु होते हैं उनको क्या करती है, बाहर अंदर बाहर देती है। और क्या होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, और प्लाज्मा झिल्ली मैंने बताया था कि सेल के का जो बाहरी भाग होता है वही होता है जो है आपका प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, यह कोशिका के निश्चित आकार को क्या करती है, बनाए रखती है ना। यानी उसी आकार में, जिस आकार में रहेगा उसी आकार में रहेगा ये। ठीक है, और फिर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर के अणुओं का आदान प्रदान या दो प्रकार से होता है, विसरण व परासरण। ठीक है, तो विसरण और परासरण ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये अलग सा है कि विसरण और परासरण क्या होता है। विसरण और परासरण देखिए, विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन, है ना। तो आप लोग पढ़ चुके हैं उच्च सांद्र। देखिए विसरण और परासरण दोनों को हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो विसरण होता है वैसे भी मैं बता दे रही हूँ आपको, और आगे इसको नोट्स नहीं लिखना, नोट्स मैं आपको पीछे अभी दे रही हूँ। नोट्स एक पेज में जो जैसे मैं लिखूँगी सेम मेरी हैंड राइटिंग में आप लोग भी लिखते रहिएगा। ठीक है, तो विसरण देखिए क्या होता है। इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है, इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति जो होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है ना। विसरण में उच्च सांद्रता से किसी भी पदार्थ की गति जो होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है उसकी गति होती है, स्वतः गमन करता है। ठीक है, गति होती है इनमें। परासरण वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल, कोई विलायक होगा जो भी है, घुलने वाला है, जल में आप घोलते वो विलायक है ना, कि अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, है ना। वर्णात्मक झिल्ली क्या होता है, जो होल होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से किसी भी पदार्थ को क्या करती है, आने जाने देती है बाहर। ठीक है, ये होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है ना, सेम समान पैरेलल, है ना। यह दोनों पदार्थ की विसरण में क्या होता है, यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को क्या कर देता है, समान कर देता है। परासरण जो होता है, यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को
समान, यानी कि दोनों में देखिए, दोनों में ही है, ये सेम सेम है ना। दोनों पदार्थ की सांद्रता को देखिए यहाँ, यह दोनों पदार्थ की विसरण जो होगा वो क्या होगा, यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। और परासरण का भी यही वो है कि परासरण जो होता है यह भी दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर सकता है। ठीक है, तो ठोस, अब यहाँ विसरण देखिए किस में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है विसरण जो होता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में संभव है ये। और परासरण जो होता है ये केवल द्रवीय माध्यम में संभव होता है, द्रवीय लिक्विड माध्यम में, है ना। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए, विसरण में क्या होता है कि अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर, देखिए जो उन पदार्थों की सांद्रता होती है उन्हीं के अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और परासरण केवल विलायक, जो विलायक होते हैं द्रवीय रूप में जो होते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं, जल होते हैं, केवल विलायक जो होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, है ना, लेकिन विलयन नहीं होते हैं, है ना। विलायक होते हैं, विलयन नहीं होते हैं। अब देखिए बाह्य परासरण क्या होता, अब ये भी कई तरह से, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। बाह्य मतलब बाहरी, अंतः मतलब इंटरनल जो होता है। ये जो बाह्य परासरण होता है, बाह्य परासरण क्या होता है, कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन, गति, बाह्य परासरण में, है ना। कोशिका के अंदर से विलायक का जो लिक्विड है, जो भी, यानी कि साइटोप्लाज्म है ना लिक्विड में, तो वही क्या करता है कि कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर जो है वो गति करता है, यानी अपने पदार्थ को बाहर जाने देता है। अंतः परासरण कोशिका के बाहर से विलायक का अंदर को गमन, यानी कि वो बाहर के पदार्थों को क्या करता है, अंदर की ओर जाने देता है। अब सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार देखिए कौन कौन से, समपराशरी विलयन, है ना, और अति परासरण दाबी, अल्प परासरण दाबी। अब इसमें देखिए क्या होता है, समपराशरी विलयन जो होता है, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान होती है, सेम होती है, जब कोशिका के अंदर, कोशिका मैंने बताया आपको, कोशिका पहले भी मैं बता रही हूँ, कोशिका जो है जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। जो इसके पहले के वीडियो में मैं कई बार इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप मेरा पहला वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए क्या होता है, फिर देखिए थोड़ा सा कि जब समपराशरी विलयन जो होता है, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है, तो यानी समान होगी, बाहर और अंदर दोनों सांद्रता समान होगी, तो यह समपराशरी विलयन कहलाएगा। ठीक है, अति परासरण दाबी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यह कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक होती है ना। देखिए क्या होती है कि जो इसकी क्या होती है, सांद्रता होती है अति परासरण दाबी जो है, यह यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है ना, तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है। कॉमन सा सेंस लगाइए और सोचिए ज़रा सा कि सांद्रता, कोशिका के अंदर की सांद्रता, है ना, बाह्य सांद्रता द्रव की सांद्रता से अधिक, यानी अंदर का जब कोई भी पदार्थ क्या होगा, उसमें दबाव पड़ेगा, सांद्रता होगी, है ना, और वो अधिक होगा तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाएगा।
जब ज़्यादा अधिक उस पर दबाव पड़ेगा तो जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जो उसका सेल होता है, जब पदार्थ कोई भी होगा, है ना, अंदर से बाहर की ओर जब वो जाएगा तो क्या होती है, क्योंकि उससे ऑलरेडी प्रेशर दबाव पड़ता है उस पर, है ना, तो जिसकी वजह से जो उसका सेल होता है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। अल्प परासरण दाबी विलयन, जब कोशिका के बाहर विलयन की सांद्रता कम होती है ना, जब कोशिका के बाहर विलयन की सांद्रता कम होती तो कोशिका के अंदर अंतःपरासरण के कारण कोशिका फूल जाएगी, वह फट जाएगी। देखिए क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है, बाहर का विलयन यानी अंदर नहीं जाने पाएगा, तो और अंदर ही कोशिका के अंदर जो अंतःपरासरण होता आपस में ही क्रिया होगी, उसकी आपस में ही क्रिया होने के कारण, परासरण होने के कारण वो क्या हो जाती है, जो कोशिका होती है वो फूल जाएगी। और ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, वो क्या होती है, फूल के वो फट जाएगी, फट सकती है ना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 3 है हाइपरटोनिक, है ना, यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है आपको, थोड़ा देखिएगा कि जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है तो यह संप्रासरण, इसमें समान है ना। आइसोटोनिक, सॉरी बीच में अलग अलग दिया है, हाइपरटोनिक है ना, हाइपरटोनिक जो दिया है इसमें हाइपरटोनिक में, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, बस 2 मिनट। ठीक है, अतिपरासरण दाबी जो है हाइपरटोनिक, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता क्या होती है, बाहर सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है हाइपरटोनिक में, है ना। देखिए हाइपरटोनिक आइसोटोनिक समान है, और हाइपोटोनिक जब हो तो ये क्या हो, जिसकी वजह से ये फूल जाता है। और आइसोटोनिक तो समान होता है, हाइपरटोनिक में जो होता है वो कोशिका के अंदर से क्या करती है, जल बाहर निकल जाता है, और जिसके कारण ये क्या है, सिकुड़ जाती है ना। अब यहाँ देखिए दोनों हाइपरटोनिक में जल बाहर की ओर जा रहा है जिससे कोशिका सिकुड़ गई है ना। आइसोटोनिक में समान है। देखिए छोटे तीनों रूप देखिए, छोटा जो लाल रेड कलर में एकदम छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, रेड में एकदम छोटा सा डायग्राम जो दिखाई दे रहा है एकदम छोटा स्पॉट में, उसमें देखिए तो इसमें बाहर निकल रहा है, एरो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये जो कोशिका सेल है वो क्या हो गई है, ऑलरेडी सिकुड़ गई है। और इसमें से क्या हो रहा है, जो आइसोटोनिक है अंदर बाहर दोनों समान है ना, तो ये बराबर है, आ भी रहा है जल बाहर जा भी रहा है, दोनों साइड है। और इसमें क्या होता है, जो आपका हाइपोटोनिक होता है वो देखिए इसमें आपस में ही क्रिया हो रही है ना, ये अपने पदार्थ को जल को बाहर नहीं अंदर ही रहने दे रहा है ना, जिसकी वजह से कोशिका क्या हो जाती है, फूल गई है एकदम। देखिए सबसे डिफरेंट एकदम फूली फूली से रेड कलर में लग रही है, ठीक है। तो ये जिसकी वजह से क्या होता है, फूल जाता है। और ऐसी भी कंडीशन आती है ज़्यादा बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो ये फट भी जाएगा, है ना। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं, इसमें से आगे नोट करेंगे आप, नोट्स मैं दे रही हूँ, इस नोट्स को आप जो है लिखते रहिएगा अपनी कॉपियों में। नोट्स मेरा पहला, जिस हिसाब से मैं वीडियो पर डे बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा आप डेली पढ़िएगा, डेली लिखते रहिएगा। कोशिका के पार्ट, ठीक है। अब कोशिका के भाग, ये सब प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य हैं, फंक्शन दिए हैं। प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार, अब ये परासरण और विसरण भी मैंने समझाया था, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्योंकि डेली बहुत ज़्यादा अगर मैं दे दूँगी तो आप पे भी बहुत लोड पड़ेगा, तो इसलिए आप डेली पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, ओके। इतने पे स्टॉप करती हूँ, सीक्वेंस वाइज पढ़ा रही हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। ओके बाय बच्चों।